डॉक्टर गुल आयशा, थोड़ा सा जो कुछ इश्यूज पे हम फैक्टर्स पे बात कर रहे थे कि कौन कौन से मामलात हैं जिसके ऊपर लगता है कि पार्टीज गिवन करेंगी कि नहीं करेंगी, उसमें एक ही सेंसिटिव मामला जो है वो लेबनान में सीज फायर का भी है, जिसको लेकर खबरें अभी ये आ रही हैं कि उसके लिए बराह रास्त जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो अमेरिका में ही होगा मंगल के रोज। तो आप उससे कितनी पुरुमीद है? आपको लगता है कि इजराइल उसके ऊपर बैक डाउन करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तो एक सेपरेट स्कर्मिश है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आपके ख्याल में किस तरीके से ट्रीट करेंगे उस मामले को? अच्छा, इसमें 3 एंगल है यशवीन। वो एक तो ये है कि ईरान जो है वो कह रहा है कि कंप्लीट सीज फायर में इंक्लूड होना चाहिए लेबनान, सिंस द डे वन वो कह रहा है। लेकिन इजराइल जो है वो इस वॉर को प्रोलॉन्ग करना चाहता है, और उस प्रोलॉन्ग करने में जरूरी है कि वो अब ये जो लेबनान वाले साइड है वो ओपन रखे, बिकॉज वो प्रॉक्सीज है वहां जो ईरान की, जिनको वही कहता है, तो उनको वो टारगेट करता रहे। आज के दिन भी आज भी टारगेट कर रहा है, इवन ड्यूरिंग दिस टॉक्स। यानी उसको रोक देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन अमेरिका जो है ना अब इस सारे चक्कर में से ना निकलना चाहता है, लेकिन जितना वाइसली और जितना जल्दी उसमें से बाहर आ सके वो अच्छा है। लेकिन अभी जो कुछ रिपोर्ट्स जैसे रोटर्स के आप कह रहे हो, जजीरा की कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने इसके ऊपर बात की है, जो यू नो दैट सेफ्टी फ्रॉम एग्जिट फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ऑयल पैसेजेस का, ग्लोबल ऑयल वहां से निकल सके, उससे प्राइसेस फौरन नीचे आई हैं अभी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है हमारे जो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान है उसमें हमारे पैसे ट्रांसफर करें, तो जो कि हो जाएंगे कतर से। उसके लिए वो अपने देखा आपने वो अपने वो लेकर भी आए हैं, सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ऑफ बैंक के लेकर आए हैं ईरान से। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है ना जेडी वैंस का, वो कह रहे हैं कि वो बहुत ब्लंट है और वो न्यूक्लियर और मैरीटाइम के ऊपर जो है ना वो बार बार बात करें, न्यूक्लियर एसेट पे बात करें, और वो लेबनान वाले इशू को कह रहे हैं वो हम बाद में बात करेंगे। तो अब इसमें देखना यह है कि प्रायोरिटीज जो उन्होंने सेट की हैं कि ठीक है वो जो पहले रिलीफ दे दी, और देखें ईरान का जो डेलीगेशन है वो वहां से चलने से पहले उन्होंने 2 बातों का कहा था कि ये हम चाहते हैं कि जरूर हो, और पहले एक तो उन्होंने अपनी ये जो इकोनॉमिक की, जी बिल्कुल, एक एसेट की और एक लेबनान की बात की। एक बात उनकी पूरी होगी, दूसरी उनको डिले कर दिया। उन्होंने भी एक बात उनकी पूरी कर दी, दूसरे के ऊपर अभी वो बात बहस चल रही है। इट्स अ गुड स्टार्ट। तो अगर इस तरह देखा जाए तो वैसे भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, पहले दिन में तो खत्म शायद नहीं होना था। हमें बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बैठ जाना ही खुशायद है ना, बिल्कुल खुशायद है। इट वाज अ गुड स्टार्ट। अच्छा, हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ट्रांसमिशन में वक्त दिया। इट्स अ बिग डे टुडे सर। वर्ल्ड पीस की बात करें उसके लिए भी अगर हम अपनी जो एक हमारी एक इंपॉर्टेंस हमेशा हमने बताई है दुनिया को कि है, दुनिया उसको एक्नॉलेज करिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब भी पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया, उस हवाले से बात करें तब भी इट्स अ बिग डे। आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन की डेवलपमेंट्स को? आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये जो टेम्पररी सीज फायर है ये एक परमानेंट सीज फायर के अंदर तब्दील हो सकेगा? बहुत शुक्रिया मिस यशवीन, आपने इन्वाइट किया। देखिए इसके अंदर स्टेक्स बहुत डाइवर्जेंट है, वॉर ऑब्जेक्टिव्स तो पहले से ही डिफरेंट थे, और ऑब्वियसली जो विक्ट्री की डेफिनेशन है वो भी बहुत डिफरेंट है दोनों साइड्स के लिए, ईरान साइड पर भी और अमेरिका की साइड पर भी। अमेरिका का जाहिर है जितना एग्जॉशन नजर आ रही है, 40 दिन तक उन्होंने आए थे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंडू कराने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स को अंडू कराने के लिए। अब आप देखें टॉक्स में मुझे मिसाइल्स की और टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर की उसकी तो बात ही होती नजर नहीं आ रही। अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की बातें हो रही है। तो ये एक न्यू फाउंड, मैंने पहले भी कहा जंग के दौरान भी कि ईरान को एक न्यू फाउंड लीवरेज नजर आया है जो उन्होंने फिजिकली मैनिफेस्ट करके दिखाया। देखिए 2 डायमेंशन है जो ईरान ने एडवांटेज हासिल किया है, अपार्ट फ्रॉम इट जो लॉस किया उसकी तो बात जाहिर है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। उनका बहुत नुकसान हुआ है मिलिटरीली भी, सिविक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, 160 बच्चियां शहीद हुई, वो बहुत बड़ी कीमत उन्होंने दी है। लेकिन इन द बार्गेन उन्होंने जो 2 एडवांटेज न्यू फाउंड रियलिज्म देखा है वो ये है कि एक, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर पाए हैं, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ 4% दुनिया का कंट्रोल करते थे। इससे पहले रोजाना की बुनियाद पर 1.38 बिलियन बैरल चाइना को देते थे, अपना तकरीबन 90% एक्सपोर्ट उनकी यही थी। उस 4% से जंप अप करके अब दुनिया उन पर डिपेंडेंट हो गई है पर 20% ऑयल। जो 2-2.5 हजार इस वक्त एंकरेज खड़े हैं शिप्स, वो सारे डिपेंडेंट ईरान की नोट का इंतजार कर रहे हैं, ना कि सुपर पावर के प्रेसिडेंट की बात मानने को तैयार है, ना वो इंश्योरेंस ऑब्वियसली बढ़ाने के बावजूद तैयार हुए, ना प्रेसिडेंट ट्रंप की एश्योरेंस मानने को तैयार हुए। वो एक अलग डिबेट है। दूसरी लीवरेज ईरान को मिली है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा, जो उन्होंने रीजनलाइज कर लिया। आपको याद होगा जो आयतुल्ला खामनाई शहीद हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये जंग हम तक महदूद नहीं होगी, ये रीजनलाइज हो जाएगी, वो हो गई। यही चीजें होती हैं जो जंग के बाद आपको लीवरेज देती हैं। जंग के अंदर आपने इतनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी होती है दुश्मन पर कि वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, याद होगा आपको, जंग से पहले ऐसी ही इंप्रेशन दिया था कि इतनी ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट ईरान को देनी पड़ेगी कि वो घुटने टेक देंगे। वो नहीं हुआ, उन्होंने रेजिलियंस दिखाई।
मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूं जहां तक अमेरिका और ईरान का कंसर्न है। एक थर्ड डिमेंशन है, वो स्पॉइलर है, वो है इजराइल की शक्ल में, और इजराइल किसी हद तक जा सकता है इसको सैबोटाज करने पे, और खास तौर पर ये ज़हन में रख लिए कि नन अदर देन पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जिसके साथ हमेशा उसका कंफर्ट लेवल नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट एनिमिटी चल रही है, आज की नई दिहाइयों से चल रही है। और 2025 के आपने देख लिया इंडिया का उन्होंने कितना सपोर्ट किया। तो आई थिंक वो एक स्पॉइलर हो सकते हैं कि जंग की, ऑब्वियसली जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप की एग्जॉशन हो चुकी है, मिलिट्री रिसोर्सेज, उनकी नेवी बड़ी डिल्यूट हो चुकी है, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास हैं, 2 डिप्लॉय किए गए, दोनों पुल बैक कर लिए गए, तो वो एक अलग डिबेट हो जाएगी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन मेरा लेकिन ख्याल सर है इस वक्त जो सूरत हाल है, इसको अगर आपको इंटरप्ट करें, एक और पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इजराइल जो है वो डोमिनेंस ले जाता होता है अमेरिका के ऊपर भी, इन्फ्लुएंस कर लेता होता है, लेकिन आपको लगता है कि क्या इस सिचुएशन के अंदर अमेरिका अब इन्फ्लुएंस होगा? बिकॉज अमेरिका ने भी बहुत कुछ गंवाया है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनली उनकी साख की बात करें, हम इंटरनेशनली उनकी आइसोलेशन की बात करें, हम नेटो में क्रैक्स की बात करें, हम जो उनका अपना अंदर एक बेस है जिसको वो अपना मेगा बेस कहते हैं उसके अंदर क्रैक्स की बात करें, आपको नहीं लगता कि अमेरिका इज लुकिंग फॉर एन ऑफ रैंप राइट नाउ? पर्सनली तो बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे, मैं तो यही अर्ज कर रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप तो एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं विच शुड लुक लाइक विक्ट्री, नंबर 1। अब विक्ट्री है या नहीं वो तो बाद में हम और आप बैठ के डिस्कस करते रहेंगे कि विक्ट्री थी या नहीं थी। दूसरी बात यही है, असल में इम्तिहान अमेरिकन प्रेसिडेंट का है ही यही कि जो इजराइल ने पिछले 40 दिनों में और उससे पहले नेतन्याहू ने पिछले 40 सालों में जितनी पॉलिटिक्स की और 20 साल से वो इक़्तिदार में है, उन्होंने हर आने वाले सदर को जो कन्विंस किया कि वो हमला कर दें, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पहले टेन्योर में बच निकले, इस दफा नहीं बच सके उनकी कन्विंसिंग से, तो हमला तो कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है कि जो उन्होंने लीवरेज नेतन्याहू को दी थी या इजराइल को दी थी इतना अरसा, वो लीवरेज वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर वो नहीं ले सकते तो हम तमाम मुल्क या तमाम दुनिया इस वक्त फिर इजराइल के हॉस्टेज है। इसका मतलब अगर वो भी बेबस नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा नुकसान हुआ है, उनका इलेक्टोरल उनका डैमेज हुआ है, इलेक्शन आ रहे हैं, उनके पब्लिक ओपिनियन बड़ी खिलाफ हुई है, 80% अमेरिकन खिलाफ है, दुनिया हॉस्टेज बन गई इस जंग की। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ग्लोबल पिक्चर भी देखनी चाहिए, बजाय स्टैंड लोन नेतन्याहू की तरफ देखने के कि उनका कॉन्सेंट या एग्रीमेंट है कि नहीं। आई थिंक उनको मैनिफेस्ट अप करवाना चाहिए, जो इतना नुकसान हो गया इस नुकसान को यहीं पे वाइंड अप करके समेट लेना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट इशू आप दोनों से उस पर कमेंट लेना चाहते हो, एक मुद्रा साहब पहले आप ही इससे कमेंट कर दीजिएगा कि सऊदी अरब में पाकिस्तान की फोर्सेस, सर वहां पर उनकी तैनाती हो जाना, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी इसको कंफर्म भी किया है कि हमारी फोर्सेस जो है वहां पहुंच गई हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर इसकी जरूरत क्यों पेश आई? थोड़ा सा अगर इसकी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत ही मैच्योर रोल प्ले किया अभी तक, और सबसे ज्यादा ये हुआ है कि फिजिकल जो ईरान के खिलाफ किसी जीसीसी मालिक स्पेशली सऊदी अरब ने हमला या स्ट्राइक बैक नहीं किया। ईरान के खिलाफ मुसलमान मुल्क कोई और हमलावर हो जाए, ये इजरायली वजीर आजम की शायद नंबर 1 ख्वाहिश थी या नंबर 1 बाय प्रोडक्ट था इस जंग का, कि जो ही जंग शुरू हो तो मुसलमान ममालिक आपस में हमलावर हो जाएं। ईरान ने क्योंकि समझा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एयर बेसिस 11 के करीब ऑलमोस्ट ऑपोजिट है मिडल ईस्ट कंट्रीज में, वो वहां से वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेट हो रही है, तो वो मेरे लिए लेजिटिमेट टारगेट है, वो तो अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सऊदी अरब का कंसर्न ये था ऑब्वियसली कि उनको भी जो हमले में शामिल किया गया तो वो उस तरह शामिल नहीं है जिस तरह वो फ्रंट लाइन बेसिस थे। तो पाकिस्तान की ये पहली बात तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि स्पेशली सऊदी अरब को, और खास तौर पर आखिरी दिन जो सीज फायर हो रहा था जब उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया था, तो रिफ्रेन करना बहुत बहादुरी थी। लेकिन मेरा ख्याल है एक मेजरेबल, जिसको कहते हैं टेंजिबल डिग्री ऑफ एश्योरेंस शायद वो मांगने के लिए पाकिस्तान ने उनको मुतमईन करने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं अगर आपके अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होते हैं, तो आई थिंक सिंबॉलिक जेस्चर होगा पाकिस्तान की तरफ से ये अश्योर करवाने के लिए उनको कि ऐसी इंस्टॉलेशंस या ऐसी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी इकोनॉमिक पे हिट करती हैं और वो मिलिट्री टारगेट नहीं है, अगर उन पर ईरान करता है तो जाहिर हम आपके साथ खड़े हैं, जो कि लॉजिकल बात थी, जो कि एक लॉजिकल बात भी। जी डॉक्टर साहिबा, आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि ये अनाउंस किया गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो पहुंच गई हैं सऊदी अरब में। मेरा ख्याल है हमारा राब्ता डॉक्टर साहिबा से मुनक़ता हो गया है। एक मिनट साहब, थोड़ा सा इसी पॉइंट पे अगर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। एक स्पॉइलर तो है इजराइल, जिसके भी आपने बात की है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। दूसरा एक स्पॉइलर कह लीजिए, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्यों है सेंटर स्टेज पर, उससे खुश नहीं और बड़ा हार्ट बर्न है। मैं भारत की बात कर रही हूँ। आप ये जो एक एटीट्यूड है, ये जो एक रवैया वहां से आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं सर? क्योंकि दुनिया में अगर जंग रुक गई है तो इसका बेनिफिशियरी खाली पाकिस्तान तो नहीं है, इसकी बेनिफिशियरी भारत के वो गरीब अवाम भी हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में भारत में रहते हैं, कोई बहुत अमीर लोगों का मुल्क तो है नहीं।
देखिए, ये तो क्लियर है कि 1.4 बिलियन जो इंडियन पॉपुलेशन है या मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो अमन की हमायत करते होंगे, आई एम श्योर। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे लोग ही जंग चाहते होंगे, लेकिन कुछ मीडिया के लोग और उनकी पॉलिटिकल के गवर्नमेंट के कुछ लोग पाकिस्तान पर इसलिए नाखुश हैं कि पाकिस्तान होस्टिंग कर रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और जैसे कहते हैं ना स्कूल बॉयज और स्कूल गर्ल्स वाली बात है आपस में कि मैंने अगर मेरे पेन आपने तोड़ा है तो मैं आपका पेन तोड़ दूंगा। यानी रेलेवेंस होना उसका मतलब है बच्चों वाला खेल नहीं है। ये इंडिया को सोचना चाहिए कि क्रेडिट किसी को भी मिल जाए। अगर दुनिया में इकोनॉमी, ऑयल की प्राइसेस, ऑब्वियसली एक ओवरऑल सिचुएशन जो पीस की है वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, दुनिया इतनी पोलराइज हो गई है, डिवीजन और सब डिवीजन हो चुके हैं, सेगमेंट्स बन चुके हैं हमारे मुल्कों के आपस में, तो अगर एक मुल्क चाहे वो पाकिस्तान ही हो अगर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं तो आई थिंक ये बहुत शैलो और नाइव अप्रोच होगी। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। वो इसलिए कि आपको ग्रो करना चाहिए। आप दुनिया का चौथा मुल्क है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को क्रेडिट मिल गया। आप ये देखें, आउटकम देखें, बिल्कुल। डू नॉट सी, लुक एट द इफेक्ट कि इसका इफेक्ट क्या होगा। डू नॉट सी कि उसकी मैकेनिक्स कैसे हुई है। एट द एंड ऑफ द डे वी विल ऑल विन। ये इंडिया को रियलाइज करना चाहिए कि दुनिया के लोग अगर आप साथ दे देंगे तो ग्रेसफुल होंगे। माइटी और वाइड बॉडी होना एक और चीज होता है और ग्रेसफुल होना एक और चीज होता है। इंडिया बड़ा है, हम मानते हैं, लेकिन रेलेवेंस हमने तो नहीं इंडिया की कम की। 26 फरवरी को मिस यशफीन हिंदुस्तान के वजीर आजम जाते हैं, मोदी साहब जाके तल अवीव में कहते हैं ये इजराइल मोर देन ब्रदर है। 26 फरवरी, 28 को अमेरिका हमला कर देता है। तो 48 घंटे से भी कम के टाइम के अंदर आप जाते हैं और पिछले 2-2.5 सालों में कितने वजीर आजम और सदर गए हैं जरा इजराइल के वो भी जरा ये आपकी अपनी बैड फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग थी जिसने आपको ये दिन दिखाया। इसमें पाकिस्तान का तो कोई वो नहीं है। बिल्कुल वेरी वेरी राइटली सेड सर। मैं डॉक्टर साहिबा को इसी नुक्ते पे शामिल कर लूं कि किस तरीके से देख रही हैं भारत जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। जो बात अभी एयर कमोडोर साहब भी कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर रेलिवेंट हुआ है तो अपनी मेरा ख्याल है एक अच्छी उम्दा सिफारतकारी की वजह से रेलिवेंट हुआ है, अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की वजह से रेलिवेंट हुआ है। और अगर आपने कोई बैड फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस किए हैं तो इस पर हार्ट बर्न तो नहीं बनता है। वो एयर कमोडोर साहब कह रहे थे कि मैं माजरत के साथ शैलो का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, माजरत के बगैर भी कह देना चाहिए कि बड़ा बचकाना एटीट्यूड है इंडिया का। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बल्कि आप इंडिया में देखें कि कुछ सेन वॉइसेस आपको नजर आती हैं, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल वॉइसेस जो ये कह रही हैं, और वो बहुत थोड़े से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव का, बल्कि इसके ऊपर इंडिया जो है उसको भी अपना सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए। बिकॉज ओवरऑल देखें ये जंग जो है ना, ये कुछ ये किसी एक मुल्क की वॉर जिसका हम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ये ऐसा नहीं था। इट वॉज अ रीजनल वॉर। वी वर हैविंग फीलिंग दैट इम्पैक्ट। एनर्जी क्राइसिस आप देख लें, आप ये देख लें कि कितना ज्यादा था हमारी। इवन मैं बीइंग अ प्रोफेसर, हमारी यूनिवर्सिटीज बंद थी, हम घर पे बैठे थे। देयर वर सो मेनी थिंग्स जो कि हमारी एवरीडे लाइफ को इफेक्ट कर रही थी, और वो इंडिया भी उसको फेस कर रहा है क्योंकि इंडिया की भी स्टेट ऑफ हार्मूज से शिप्स आती हैं, इंडिया भी एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है। तो वो थोड़ी सी सेम वॉइसेस हैं 1-2% जो कि इवन अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप कितना चार्लिस आपका एटीट्यूड है। और आप जो बात कर रहे हैं, आई मीन उनके फॉरेन मिनिस्टर की आप देखें ना, जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है वो इतनी बचकाना स्टेटमेंट्स है। मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी के सर्टन मैनरिज्म होते हैं और वो उनको जरूर पढ़ने चाहिए कि वो क्या है। और उससे फिर क्या हो रहा है कि हमें तो कुछ फर्क नहीं ना पड़ा, लेकिन उनका जो पोस्टर है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितना इफेक्ट हो रहा है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसी चीज है जो इसको आप वो भी नहीं कर सकते ना, ओवरकम भी अब नहीं कर सकते आप जो कर चुके हैं। एंड अगर भी रीजन में अगर एक भी स्टेट डेवलप कर रही है, आई मीन देखें पाकिस्तान की अगर हम सिचुएशन देखते हैं, जिस तरह से हमने एक रोल प्ले किया दोनों पार्टीज को टेबल पर लेकर आना, टॉक्स करवाना, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। पिछला 1 साल हमने देखा कि हमने पहले अपनी मिलिट्री क्रेडिबिलिटी जो है उसको इंक्रीज किया, बयान मरसूस का सक्सेस होना, उसके बाद हमारा दुनिया ने रियलाइज करना शुरू कर दिया। और मिस्टर ट्रम्प ने उसको कहा था दीज आर द गाइज हु डिलीवर। तो वो ऑब्वियसली मैं गिवन अपार्ट के ट्रम्प जो है हम बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं उनके ऊपर, बट ही लाइक दोज पीपल जो ब्रेव है, कॉन्फिडेंट है, और वही ब्रेवरी और कॉन्फिडेंस जब उनको नजर आया स्पेशली फील्ड मार्शल में, तो वो फिर उन्होंने उसको ओपनली उसको वो भी किया, अप्रिशिएट भी किया। और वही चीज जो करीब लेकर आई हमने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खुद साबित की है। वही बात जो पहले भी एयर कमोडोर साहब भी कर रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत उम्दा रही है, सफारतकारी बहुत अच्छी रही है, मिलिटरीली हमने अपने आप को प्रूव किया, जिसकी वजह से दुनिया ने हम पर एतमाद किया, और हमने जो है वो बैड फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस नहीं किए भारत की तरह। तो मेरा ख्याल है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड इट्स अ विन विन फॉर ऑल।